आपका 10th का रिजल्ट जो भी रहा हो उससे 12th के रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चिंता ना करें। मैं क्लास में ऐसे 2-3 बेसिक सवाल पूछ सकता हूँ जो 100 में से 100 वाले को भी नहीं आता, 50 वाले को भी नहीं आता, तो घबराइए मत। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 10th में 100 में से 100 आए हैं और 12th में फेल हो गए हैं, और ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिसके 10th में 67 मार्क्स है, मैथ्स में कितने, 67, 12th में 98 है। ये बाहर केमिस्ट्री में जो 100 से 100 पोस्टर लगाए ना, उसके 10th में 100 में से 100 नहीं थे, 12th में है। तो रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अब जो बीत गया वो बीत गया, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ बेटा ध्यान रखना, आपको फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बेसिक पर। तो जो बच्चे पहले से मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते नाम पढ़ लिया होगा, हालांकि कुछ खास है नहीं उसमें भी। बट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 अलग अलग फेयर बुक बनाएंगे। तो पहले बेटा जो आपने शुरुआत से पढ़ा था मेरे साथ, तो उसमें हम बेसिक से शुरू करते थे, अब वो सब टाइम नहीं है। आपकी फर्स्ट एग्जाम है 22 अक्टूबर को, और उसमें चैप्टर नंबर 1 to 5 होगा। तो केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं टोटल, 9। कितने, पर 12 महीने में 9 चैप्टर भी नहीं होंगे, तो थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री की फेयर बुक बनाई है, जैसे कि आप जो पहले पढ़ते थे वो उसी में कंटिन्यू करें, और जिन लोगों ने फेयर बुक नहीं बनाई वो अभी रफ बुक में लिखें, फेयर बुक में बाद में लिख लेंगे, ठीक है। बोलो शुरू करूं मैं। जब जब तीन फिजिकल की, जब चैप्टर फिजिकल का खत्म होगा तब मैं आपसे कहूंगा आप इनऑर्गेनिक की फेयर बुक अलग बनाएंगे। जैसे पहले 2 चैप्टर फिजिकल के हैं, 3rd चैप्टर शुरू होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अब इनऑर्गेनिक है, नई फेयर बुक निकालो। और फेयर बुक मतलब बच्ची ऐसे स्पाइरल वाली 200-250 पेज की पतली पतली नोटबुक खत्म हो जाएगी एक एक चैप्टर में, ऐसी तो थोड़ा खर्चा कर यार, ऐसा मत कर। वैसे तो चीज वड़ा पाव खाता है 100 रुपए वाला, हाँ, तो थोड़ा ऐसे खर्चा कर लो, ठीक है। अच्छी खासी मोटी किताब बनाना है ना बेटा। तो आज कुछ बच्चे नए हैं और कुछ बच्चे पुराने भी हैं, तो मैं दोनों को कौन सा टॉपिक पढ़ा। तो लास्ट में मुझे जहां तक याद है मैंने मोल पढ़ाया था आपको, मोल। पर जो नए बच्चे उनको नहीं मालूम, तो एकदम फ्रेश टॉपिक से शुरू करते हैं। और टॉपिक का नाम लिख लो पहले, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक छोटा सा टेबल बना लो, यहां लिखो फंडामेंटल पार्टिकल्स। अच्छा, इस तरफ लिखो डिस्कवर्ड बाय। यहां उसका मास, यहां उसका चार्ज। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रुथरफोर्ड, सुना होगा आपने, कहां सुना है, 9th में एक चैप्टर का नाम था ना बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, वो अब हमारे लिए चैप्टर नंबर 2 है। और बेटा ये लगभग 1917 की बात है। न्यूट्रॉन हुआ बेटा चैडविक 1932, और इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा जे जे थॉमसन, और ये है 1897। तो ये साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, हाँ बिल्कुल। कई जगह बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ऐसा भी लिखा हो सकता है, पर जनरली ऐसा माना जाता है कि रुथरफोर्ड ने। इसका मास है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। सर ये तो हमने लिखा हुआ है, बट आज हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं इसलिए ये भी लिखो। न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
और इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्क इतना है कि ये प्लस है, ये माइनस है। चार्ज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, हाउ टू कैलकुलेट चार्ज, याद है? फेराडे, कूलम्ब। बेटा आपको आपका मास याद हो ना हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है जरूर से। अच्छा, कभी आपने ये सोचा, आप नाइन्थ में जब पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि भाई फंडामेंटल, बता देखो, सबसे फंडामेंटल चीज होती है वो होती है एटम। कोई भी सब्सटेंस इस यूनिवर्स में किससे बना होगा? एटम से। तो एटम कैसा होता है, एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एटम में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे सराउंड में घूमता रहेगा, ये सब आप छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। बट एटम के अंदर भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके पहले तक हम यही समझते थे कि जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? एटम। बट एटम में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन? 1897। मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर आप एज निकालो तो लगभग कितने साल हो गए? ज्यादा होंगे बेटा। 1800 से लेके, हाँ सही है। और न्यूट्रॉन जो है वो सबसे छोटा है इसमें, क्योंकि इसको अभी भी 100 साल नहीं हुए। 100 साल इसके 2032 में होंगे। तो जे थॉमसन ने जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, उसके बाद से सारे कॉन्सेप्ट बदल गए कि जो हम एटम को फंडामेंटल मानते थे वो फंडामेंटल है नहीं। तो हमें यह पढ़ना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। एकदम बेसिक से शुरू करके मेंस लेवल तक जाएंगे, तो मेरे साथ रहना, बीच में इधर उधर कहीं चले मत जाना। सबसे पहले शुरू करेंगे किसकी डिस्कवरी को? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो हेडिंग लगाइए, नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ब्रैकेट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आप सब कुछ बंद कर दो, यहां ध्यान दो, बाद में लिखना। आप 10th में थे तब बैटरी के बारे में जानते थे? ये बैटरी का कौन सा पोल है? पॉजिटिव। वेरी नाइस। और ये जो बेटा है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। सुना है? इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसे कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बेटा? और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है वो क्या बात है, चलो इतना तो पता है आपको, वेरी गुड। अब यहां पर एक छोटा सा कट है। टू वैक्यूम पंप। बेटा ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो है 10⁻⁴ वोल्ट। अब ध्यान से समझना एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट क्या था। ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, ध्यान से, फिर एकदम एडवांस लेवल में जाएंगे तो पहले छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये ग्लास की ट्यूब है, इसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं? जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि सारी चीजें मैं लिखवा नहीं पाऊंगा, और घर जाओगे मैं क्विज शेयर करूंगा आज के आज।
तो आज की इस टॉपिक की क्विज आप लोगों के नंबर व्हाट्सएप में ऐड हो गए हैं? बाहर जाते ही ऐड कर लेना जो नए बच्चे हैं वो। मैं एमसीक्यू की क्विज भेजता हूँ हर वीक में 2, कम से कम 2, क्योंकि ये वीक वैकेशन था, मैंने बोला छोड़ो यार बच्चों को काहे परेशान करे, अभी रिजल्ट आया है, ऊपर से मैं क्वेश्चन डाल दूं, मारेंगे आके मुझे, तो इसलिए नहीं डाली। क्विज आप घर पहुंचोगे मैं भेज दूंगा। तो जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो ट्यूब है बेटा इसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं? अच्छा, अब एक महान आत्मा हुई जिसका नाम है जूलियस लकर। टी साइलेंट है, टी नहीं बोलने का। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज है ना। जूलियस लकर। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट इसने किया, पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट थॉमसन को मिल रहा है। क्यों भाई? धीरे धीरे समझेंगे। ये लगभग 1892 या 1894 की बात है। अब इसका पर्पस ये था कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि गैस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं। आपने 2 चीज सुनी होगी, गुड कंडक्टर, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। सर 2 बता दी, 4 बोल दिया आपने। गुड कंडक्टर, जबरदस्त कंडक्टर, टिकट काटने वाला नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से कर पाए, जैसे कि मेटल। अच्छा, अब कंडक्टिविटी में बेटा अब आप बड़े बच्चे हो गए। कंडक्टिविटी में सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं आती, थर्मल कंडक्टिविटी भी आती है। उसके बाद अभी नहीं करेंगे। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो करंट पास करवा पाएगा तो उसे कहते हैं कंडक्टर, और जो करंट पास ना करवा पाए वो इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। मान लो कोई मेटल का रोड है और उस मेटल के रोड को मैं प्लग में डाल के स्विच ऑन कर दूं, तो क्या मुझे करंट लगेगा? जोरदार लगेगा, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा है आपने। बट क्या हो अगर यही रोड प्लास्टिक का हो तो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं होगी। तो कंडक्टर समझ गए, इंसुलेटर भी समझ गए। तो जूलियस ये चाहता था कि गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा कि नहीं। अब मुझे पूछ लिया होता मैं बता देता नहीं कर पाएगा, क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। गैस क्या होता है? गैस क्या अभी आपके और मेरे बीच में गैस है? एटमोस्फियर है ना। अब मैंने अपनी उंगली स्विच बोर्ड में डाल के मैंने खुद ने करंट ले लिया, तो क्या अब मेरी बॉडी से करंट आप लोगों तक पहुंचेगा? बीच में एयर है ना, नहीं पहुंचेगा। क्यों? बिकॉज गैस आर नॉन कंडक्टर। अदरवाइज बिजली कहीं और होती, झटके यहां आपको लगते, बीच में एटमोस्फेयर तो है ही। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। अब अगर ये बात मुझ जैसे मामूली से इंसान को पता है तो इसको भी पता होगी। तो ये करना क्या चाहता था? ये करना ये चाहता था कि कौन कौन से फैक्टर है जो गैस की कंडक्टिविटी पर अफेक्ट करेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैस इज ऑलवेज नॉन कंडक्टर? तो ये गलत है। गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट सम पॉइंट, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो ना तब। क्योंकि बेटा जब बिजली गिरती है ना तो ऐसा नहीं होता कि किसी के सर पे बिजली गिरेगी तभी वो मर जाएगा। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि बिजली गिरने की वजह से 2-3 लोगों की मौत हो गई, तो क्या उनके सिर पे बिजली गिरी? बिजली उधर गिरती है थोड़ी दूर और उसको करंट लगता है। क्योंकि जब बिजली गिरती है बेटा उसके वोल्टेज जो होते हैं ना वो लाखों में होते हैं। तो अगर इतना ज्यादा वोल्टेज है तो उसके आसपास के एरिया में जो हवा है, गैस है, उनका आयोनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन वर्ड सुना है आपने? आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा आयंस प्रोड्यूस करना। क्या होता है? जैसे मैं नमक को पानी में डाल दूं तो उसे आयोनाइजेशन कहेंगे, क्योंकि उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? Na+Cl-। तो जिस प्रोसेस से आयन प्रोड्यूस हो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जब इतने ज्यादा वोल्टेज होंगे तो पूरे अर्थ के वायु में नहीं, उस एरिया के आसपास के कुछ रीजन में उस गैस का वोल्टेज क्योंकि इतना ज्यादा हो गया कि उस गैस का हो जाएगा आयोनाइजेशन। क्या हो जाएगा? अब गैस मतलब कौन? तो एटमोस्फेरिक गैस जो होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, उन सब का आयोनाइजेशन हो जाएगा। अब अगर आयोनाइजेशन हो गया
आयंस प्रोड्यूस हो गए, अब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, इसलिए बिजली वहां गिरी और उसके रेडियस में कोई आया तो वो मर जाएगा, उसके 10 किलोमीटर कोई दूर है वो नहीं मरेगा। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये था, समझ आया कि गैस किस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जूलियस लकर ने। तो उसने क्या किया बच्चों, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ग्लास की ट्यूब। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो जनरली मेटल का बना होता है। हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, नॉन मेटल और गैस के इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं। बट अभी ये समझ लो कि ये जो कैथोड है वो क्या है? मेटल का बना हुआ। मेटल कौन सी? पीरियोडिक टेबल में से जो आपको पसंद हो। सोडियम, पोटेशियम तो काफी एक्टिव है, वो मत लेना, ट्यूब फट जाएगी। जिंक, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोई भी मेटल जो पीरियोडिक टेबल में है, सिमिलरली यहां भी। बट ध्यान ये रखना है कि ये पॉजिटिव से अटैच है और ये नेगेटिव से अटैच है। यहां एक पंप से यहां वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। यहां एक पंप लगा होता है जो ट्यूब के अंदर की सारी हवा को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर कोई मटेरियल रहा तो हो सकता है कुछ और रिएक्शन हो जाए, तो इसको पूरा खाली कर दिया। अब वैक्यूम का बेटा दो मतलब होता है। अब मुझे बताओ वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब क्या? देखो 95 वालों को भी नहीं आता, 50 वालों को भी नहीं आता, तो टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं आता। मुझे थोड़ा बहुत आता है, मेरी दुकान चल रही है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा दूंगा, आपकी भी चल पड़ेगी। वैक्यूम, एब्सेंस ऑफ गैस। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है? तो क्या है? एम्प्टी स्पेस, उसे को वैक्यूम नहीं कहेंगे बेटा। ध्यान रखना बेटा, एक्चुअल में वैक्यूम का मतलब होता है नो एटमोस्फियर, नो ग्रेविटी। एक्चुअल में वैक्यूम का मतलब होता है जो अर्थ और सन के बीच में है वो क्या? कुछ नहीं। भाई अर्थ और सन के बीच में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब वैक्यूम। वैक्यूम मतलब ना कोई पार्टिकल, ना कोई एटमोस्फियर, ना ग्रेविटी। आप अर्थ के बाहर चले जाओगे मतलब आप वैक्यूम में चले गए, फिर आप ऐसे तैरते रहते हो ना हवा में, हाँ एक्चुअल में वो वैक्यूम है। तो सर ये वैक्यूम अलग है? हाँ ये वैक्यूम अलग है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग प्रैक्टिकल तो अर्थ पे ही करोगे ना, ये भाई साहब मार्स पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा तो है नहीं। अब अर्थ में आप किसी भी कोने में एक्सपेरिमेंट करो, ग्रेविटी तो है ही। तो अर्थ पर यह माना गया है कि वैक्यूम मतलब नो गैस। तो आपने जो बोला वो अर्थ के लिए, तो सर सही है ना, मैं तो अर्थ पे हूं तो मैं अर्थ की ही बात बताऊंगी ना। पर ओवरऑल मीनिंग ये होता है, यहां वैक्यूम का मतलब नो गैस, कोई पार्टिकल नहीं, कुछ नहीं, बट ग्रेविटी तो है। बट एक्चुअल वैक्यूम मतलब नासा वालों से पूछो वैक्यूम, तो आप अगर आप ये बोलोगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उनको ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी में ही काम करना होता है। तो एक्चुअल वैक्यूम समझ गए? एक्चुअल वैक्यूम मतलब ग्रेविटी भी नहीं है, एटमोस्फेयर भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बट यहां वैक्यूम का मतलब ग्रेविटी है, वो तो होगी ही, अर्थ पे है तो। वैक्यूम मतलब यहां एटमोस्फेयर नहीं है। अच्छा, वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है सर? हवा को खींच के। हवा को खींच के सर? हाँ, प्लास्टिक की खाली बोतल ले लो, किले की पानी की खाली बोतल ले लो, ढक्कन खींचो, सिकुड़ जाएगी ना। आप क्या कर रहे हो? अंदर की सारी हवा सक कर रहे हो। अच्छा, अब यही बोतल ग्लास की हो, अब फिर से करो, अब वो सिकुड़ोगे नहीं, बट हवा तो खींच लेगी ना सब। तो वैसे यहाँ पंप लगा होता है, जैसे हवा भरने का पंप होता है बेटा, वैसे हवा खींचने का पंप होता है, ठीक है। तो यहाँ एक पंप लगा दिया है जो इसकी सारी हवा खींच लेगा। खींचने के बाद आप यहां से उसको पैक कर दो। अब अंदर क्या है? कुछ नहीं, वैक्यूम। अच्छा, अब बेटा ये है मेटल। यहां उसको जिस गैस का कंडक्टेंस सीखना था या समझना था, सिर्फ वही गैस भरी उसने। मान लो यहां उसे हाइड्रोजन गैस भर दी, एक्चुअल में H2 होता है। अब मान लो बेटा दो तीन गैस का मिक्सचर होता तो सबका स्टडी अलग अलग कैसे करता? उसको बेसिकली करना क्या था? गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक करना था। बट कौन सा गैस? तो हर एक गैस के ऊपर वो अलग अलग स्टडी करेगा। तो फिलहाल के लिए मान लो
कि इसमें हाइड्रोजन के अलावा और कोई गैस नहीं है, और इसका जो प्रेशर होगा बेटा वो काफी लो होगा, 10⁻⁻⁴। वैसे प्रेशर का यूनिट mm(Hg) होता है, बट अभी आप नहीं समझ रहे हो तो मैं वो एटमोस्फेरिक प्रेशर लिख रहा हूं। तो इतने लो प्रेशर पर और इतने हाई वोल्टेज पर हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन। क्या हो जाएगा, मतलब आयंस प्रोड्यूस होंगे, मतलब आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब बेटा हाइड्रोजन गैस का आयोनाइजेशन हुआ ऐसे, H2 gives 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप पढ़े थे Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन gives Cl। तो अंदर आपने हाइड्रोजन गैस भरी थी, उसका एक बना कैटायन, एक बना एनायन, और वो एनायन कौन है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां से बेटा कैटायन और एनायन दोनों जनरेट हुए। ठीक, समझना, ये 1892 की बात है, तब इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं नहीं मालूम, हमें थोड़ी पता है कि इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तब उसको नहीं मालूम था, अब तो मालूम है। तो क्या ये एनोड की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। एनोड कैसा है देखो, तो ये कहां जाएगा, तो जूलियस ने देखा कि सम इनविजिबल पार्टिकल स्ट्राइक्स एट एनोड। मैंने पॉज लिया, फिर से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सोचना। जूलियस ऑब्जर्व दैट सम इनविजिबल पार्टिकल स्ट्राइक्स एट एनोड। कुछ अजीब नहीं लगा आपको क्या, हाँ, मैं यही पूछ रहा था ना आपसे कि इनविजिबल है तो उसको कैसे पता चला। भाई आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या, प्रोटॉन, अरे भाई एटम नहीं दिखता, ये तो एटम के अंदर के पार्टिकल की बात है। तो यहां स्टेटमेंट लिखा है, जूलियस ऑब्जर्व सम इनविजिबल पार्टिकल स्ट्राइक्स एट एनोड। तो इस लाइन को आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि कैसे। तो बेटा उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए यहां फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट किया जाता है। फ्लोरोसेंट मटेरियल, अब सर ये क्या चीज है, इसलिए कह रहा हूं बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर कोई मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट टकराएगा तो ग्लो होगा। देसी भाषा में आप रेडियम कहिए, रेडियम। अगर आप अंधेरे में हाईवे पे जा रहे हो तो बीच में वो येलो येलो चमकता है, जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी वो चमकेगा, पीछे देखो कितनी चमकेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तभी वो चमकता है। मतलब लाइट में है ना पार्टिकल नेचर होता है, इसी चैप्टर में बाद में सीखेंगे। आप किसी रिलेटिव के घर पे गए हो और उनके यहाँ कोई छोटा बच्चा हो 2, 2.5, 3 साल का, तो नहीं वो फ्लोरोसेंट मटेरियल का पेंट करवाते हैं, सन, अर्थ, तो जब लाइट बंद करोगे तो वो ग्लो करता है। हाँ, तो ग्लोइंग मटेरियल बेसिकली। अच्छा, वो डॉट वाली गेम आती है, डॉट वाली, एक पहिया होता है, ऐसे तीर लगा के उसे मारने का, सेंटर में लगा तो हाईएस्ट पॉइंट। तो आप ऐसे मान लो कि अगर मैं इस क्लासरूम में सारी लाइट बंद कर दूं और वो जो पहिया है, सर्कल है, उसको मैं फ्लोरोसेंट का पेंट कर दूं, अब मेरा तीर कहां लगा कैसे पता चलेगा, तो जहां लगेगा वहां स्पार्क होगा, जहां लगेगा वहां स्पार्क होगा। तो यहां बहुत सारे स्पार्क हुए ऐसे ऐसे, जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। अच्छा, ये बोले यहां कुछ टकरा रहा है, कुछ क्या है वो नहीं मालूम, पर कुछ तो टकरा रहा है, क्योंकि तब नहीं पता था ना ये इलेक्ट्रॉन है। यहां तक की कहानी समझ आई। डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है। अच्छा, आप साइंस सिटी में जाओगे ना, यहाँ साइंस सिटी अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारी ट्यूब रखी होती है, नियॉन कलर की, वायोलेट कलर की, वायोलेट कलर निकलता है उसमें, वो यही है। आप कौन सा गैस भरोगे उसके हिसाब से अलग अलग कलर दिखेगा आपको। साइंस सिटी में ही है, नियॉन कलर की ट्यूब है, डार्क पर्पल कलर की ट्यूब है, ऐसे होता है। तो इस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है, तो आप अलग अलग गैस के हिसाब से भी सोच सकते हो। आप गैस कोई भी रखो, ऐसे आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टेज हाई है। अच्छा, ये वोल्टेज कितना समझ पा रहे हो आप,
10⁴ वोल्ट बेटा, 1 2 3 4 वोल्ट, ये पूरे ट्रेन को चला सकता है, इतना वोल्टेज है। और ट्रेन के ऊपर जो वायर लगता है ना, उसको आप टच कर लो, 1 सेकंड के अंदर आप गायब हो जाओगे। जादू हो गया सर? नहीं, तू जल के राख बन के निकल गया हवा में, इतना ज्यादा वोल्टेज होता है ये। ठीक है, तो इतने हाई वोल्टेज पे और इतने कम प्रेशर पे गैस का हुआ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन का मतलब कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा। तो जो एनायन है उसको नहीं पता इलेक्ट्रॉन है, पर ये एनायन बेटा एनोड की तरफ जा रहा है, उसने देखा। कैसे देखा? तो क्या एनोड के ऊपर उसने फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है ना, वो जिंक सल्फाइड होता है। बोल तो, फिर से बोल। CRT, कैथोड रे ट्यूब में फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन है? तो बोले जिंक सल्फाइड। एनोड के ऊपर किसका पेंट किया गया? बोले जिंक सल्फाइड। इसको कैसे पता चला कि स्ट्राइक हुआ? जिंक सल्फाइड। इन सभी का एक ही मतलब है। अगर जिंक सल्फाइड का लेयर नहीं होता तो कैसे पता चलता? तो फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। एनसीईआरटी में लिखा है फोस्फोरोसेंट मटेरियल, एक ही बात है। अच्छा, ये वही मटेरियल है जिससे ट्यूब बनती है टीवी की। अभी तो एलईडी हो गए, पहले ऐसे मोटे से टीवी आते थे। टीवी यहाँ पीछे 2 फुट लंबा ट्यूब होता था। हाँ, वो ही कैथोड रे ट्यूब है। आपको अगर याद हो, पहले के जमाने में टीवी खराब हो जाता था ना, तो ऐसे लाइन आ जाती थी कलरिंग। हाँ, तो वो कैथोड रे ट्यूब है। टीवी वाले को बोलो इसको रिपेयर करो, तो वो बोलता था कैथोड ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। वो यही कैथोड ट्यूब है। ये सब लिखा हुआ है, वो बात पे। अच्छा, कहने का मतलब, इसको इसने नाम दिया कैथोड रे। क्या नाम दिया? इन शॉर्ट में CR रेस। CR रेस नहीं, CR। अच्छा, तो भाई जूलियस ने इसका नाम कैथोड रे क्यों दिया? क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं ना वो। स्पार्क कहां हुआ भाई? तो कोई पीछे से तो नहीं टकराया होगा, यहां से कोई आके टकराया। यहां से मतलब कहां से? कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड। क्या एक्चुअल में कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस हुआ? नहीं, वो डायरेक्शन की वजह से जूलियस ने उसका नाम दिया कैथोड रे। तो कैथोड रे का मतलब ये मत समझना कि कैथोड से प्रोड्यूस हुए रे, ऐसा नहीं है भाई। ये यहां टकराया, क्या पीछे से टकराया होगा? टकराया यहां से ही होगा। यहां से मतलब कहां से? कैथोड से एनोड टकराया, कैथोड से। कैथोड से, इसलिए उस भाई साहब ने इस नाम का नाम दिया कैथोड रे। उसको नहीं मालूम ये इलेक्ट्रॉन है। उसको ये भी नहीं मालूम कि मैंने कितनी बड़ी खोज कर ली, पर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा आगे जाके। क्रेडिट थॉमसन को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये थॉमसन सोच पाया, इसने नहीं सोचा। तो इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। तो इसका स्टेटमेंट फाइनली ये आया कि गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। चलो, खुश हो गए, डांस करने लगा, बात खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे यहां से। कैथोड रे कैथोड से प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कैथोड से एनोड है, इसलिए उसका नाम पड़ा कैथोड रे। अब क्योंकि ये रे है, रे रे, तो रे वाली सारी प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। तो रे की सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। भाई सनलाइट जो है वो सीधी आती है ना, कि बीच में कोई आ गया तो बोले चलो इधर से। तो पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अगर कैथोड रे के पाथ में आपने कोई पैडल व्हील लगा दिया, पैडल व्हील समझते हो, तो पैडल व्हील घूमने लगेगा। मतलब वो व्हील कब घूमेगा? जब कोई चीज उससे टकराएगी। अच्छा, कोई चीज टकराएगी मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ताकि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे पाए। फिर मान ले तू इधर खड़ा है, मैं दौड़ता हुआ है और तुझे टकराया, तब तू गिरा, मेरी काइनेटिक एनर्जी तुझे लग गई। अब मान ले तू खड़ा है और 20 किलोमीटर की स्पीड से हवा आई और तुझसे टकराई, गिर जाएगा। हवा में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो अगर एनर्जी ट्रांसफर हुई तभी पैडल व्हील घूमा। तो कैथोड रे के पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर होता है।
पार्टिकल नेचर मतलब वो पार्टिकल से बना हुआ है। रे जो है जैसे लाइट रे, उसका ड्यूअल बिहेवियर है। रे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वेव, वेव समझते हो ना, वेव। इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल ये समझ लो कि कैथोड रे को बेटा पार्टिकल नेचर भी होता है। वो कैसे पता चला? अगर आपने यहाँ रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी शैडो बनेगी पीछे। अगर वो पार्टिकल नेचर का नहीं होता तो आर पार हो जाता। अगर मैं सनलाइट में खड़ा हूं तो मेरा शेडो पड़ता है ना पीछे, मतलब कोई चीज आके मुझसे टकरा रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही। तो सेम चीजें यहां हो रही है। जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाऊंगा, जो पढ़ देना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। अब बेटा यहां सोचने वाली एक और बात है कि कैथोड रे क्या सिर्फ हाइड्रोजन से ही प्रोड्यूस हुआ? क्या होता अगर मैं हाइड्रोजन की जगह यहां नाइट्रोजन गैस रखता? ये बात हो गई, टेक्स्ट बुक में थी वो। अब थोड़ा आगे समझेंगे ना। क्या हो अगर यहां हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस रखी होती? तो वोल्टेज हाई है, प्रेशर लो है, तो उसका भी आयोनाइजेशन हो जाता। और क्या होता? 2n प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ऑक्सीजन गैस होती तो भी क्या बात है सर, हो जाता। बराबर। अच्छा नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुझे पता है, अभी के लिए समझा। या तो डाउट लेना आवे साहब, आगे अरे फिर मन खबर 3 आवे नॉर्मली 18 इलेक्ट्रॉन समझो। कहने का मतलब कैथोड रे को फर्क नहीं पड़ता कि तूने अंदर कौन सा गैस फील किया है। तो ये ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। भाई तो हाइड्रोजन भर ले, नाइट्रोजन भर, हीलियम भर, कोई भी गैस लेगा, आयोनाइजेशन तो होगा। आयोनाइजेशन के होते ही हाइड्रोजन कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन एनायन बना। यहाँ ये कैटायन, ये एनायन। और एनायन कहां ट्रैवल करेगा? एनोड की तरफ ट्रैवल करेगा ही। तो कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। ठीक है, क्विज में ये सवाल होगा तो ध्यान देना। कैसे फटेगा बेटा? सभी गैस नहीं, एक साथ नहीं डालने, अलग अलग गैस डालने। और ऐसा गैस ही जो आपस में रिएक्ट कर ले। जैसे ये नेचर अकरिंग गैस है, HCl गैस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी फ्यूम्स होती है। अब वो भरो तो फट जावे, क्योंकि वो तो एसिडिक नेचर का है। HNO3। तो ऐसे गैस नहीं बनने जो आपस में रिएक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुको, अगर क्या हो मैं H2 गैस और Cl2 गैस को साथ में रखूं, तो फिर हाँ, तो ऐसा नहीं करना है ना बेटा। एक्सपेरिमेंट गया भाड़ में, अगर जान है तो जहान है। ऐसा एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे कि फट जावे, लैब में बूढ़ जावे, न्यूज़पेपर में नाम आ जावे, शोक सभा में आ जावे सब। तो जो साइंटिस्ट होता है वो जानता है कि नेचर अकरिंग गैस है वो रखेंगे, और ऐसी 2 गैस ही रखेंगे जिससे कुछ नई चीज बन जाए। मॉइस्चर बेटा वैक्यूम से सब निकाल नहीं लिया। मगर मॉइस्चर ही बने तो मॉइस्चर मतलब H2O, H2O वेपर। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको कोई कंपाउंड या कोई ऐसा गैस नहीं बनना है जैसे HCl गैस, मीथेन गैस, इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी कैसी गैस है? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड है ना ये। तो हमें नेचर अकरिंग गैस बनती है। क्यों? क्योंकि मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया और रिएक्ट करके उसने कोई पॉइजनस गैस बना दिया, और तूने वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तू भी वही है, तूने वो इनहेल कर लिया, पता चला मर गया। अच्छा आपने धुरंधर 2 देखा? देखा है कि नहीं? अच्छा, उसमें लास्ट में वो क्लाइमेक्स में पता चलता है कि अच्छा एक्चुअल धुरंधर तो ये भाई साहब थे, कि भाई दाऊद ने उसको वो सिल्वर मर्क्यूरेट से बीमार किया। तो वो जो सिल्वर मर्क्यूरेट है ना, वो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट की डेथ हो गई थी उसी से, क्योंकि वो रोज लेबोरेटरी में उससे प्रैक्टिकल करता था। वो धीरे धीरे उसके स्किन के थ्रू अंदर बॉडी में चला गया। अब सच ना, उसके नाम के साथ उसकी पूरी स्टोरी आएगी। आप रोज डेली लैब में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, तो थोड़े थोड़े टाइम में पॉइजनस होते होते वो मर गई। और आप केमिस्ट्री में जा रहे हो लैब में और मस्ती करते करते जा रहे हो, पता चलेगा 6-8 महीने बाद। हाँ, कर्म का फल मिलता है लिखा हुआ है ना।
हाँ, तो अच्छे कर्म करो लैब में जाके, बातें तूफान मस्ती। हालांकि 11th-12th की लैब में कोई पॉइजनस चीज नहीं होती, फिर भी कहने का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स गैस नहीं रखेंगे, ऐसी छोटी मोटी गैस रखेंगे जो नेचर अकरिंग। अब आपका क्या सवाल था? हाँ, सिंगल नेचर अकरिंग गैस जो होती है ना, हीलियम जिसके बलून बनते हैं, हाँ वो रख सकते हो। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई गैस नहीं रखेंगे। पर गैस कोई भी रखी हो, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। तो कैथोड रे को फर्क नहीं पड़ता, कैथोड रे को फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गैस रख रहे हो, इनमें से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा। नोबल गैस नॉर्मल गैस बेटा अवेलेबल नहीं होती है ना, बहुत कम अमाउंट में होती है। एक हीलियम अवेलेबल होता है, नॉर्मल गैस सब चलेगी। हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडोन सब चलेगा, बट उनका अमाउंट बहुत कम है। भाई एटमोस्फेयर में 71% तो नाइट्रोजन है, 28% ऑक्सीजन है, बाकी 3% में ये सब आ गए, तो उनका प्रोपोर्शन बहुत कम है। तो लाओगे कहां से? पता चला एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में लोन ले लिया 1 करोड़ का, क्यों बोले आर्गोन डालना था मुझे। चल एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया, लोन का ब्याज बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाएगा। तो जो नेचर में इजीली अवेलेबल है, जो सस्ता है, उससे करो, ठीक है नहीं? कोई बोले सर ये बाहर गोल्ड का क्यों नहीं लेते, भाव पता है तुझे गोल्ड का क्यों लेना है, सीधा साधा लेना कॉपर का। तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है? तो साइंटिस्ट मत बनना आगे जाके, बड़ा देश को कंगाल करेगा तू। मजाक कर रहा हूं। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक कोई परेशानी? हम लिखेंगे बाद में ये सब कि बस डिस्प्रिन चाहिए किसी को, डिस्प्रिन, सिर दर्द होने लगा सर बस करो, भाड़ में का इलेक्ट्रॉन, अपने को क्या लेना देना, पढ़ लेंगे। अभी तो और जाना है आगे, क्योंकि थॉमसन तो अब आएगा। अब बेटा ये जो कैथोड है ना, कैथोड बेसिकली ये किससे बना है? अच्छा, और मेटल क्या होता है? मेटल, मेटल को कैसे डिफाइन करते हो? यस, दैट इज। हाँ, तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो यहां से भी निकलेगा। ओ तेरी, मतलब ये भाई साहब ने जहां रोक दिया था ना, वहां से थॉमसन ने शुरू किया सोचना कि चल वेरी गुड, वो सब हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, उसका आयोनाइजेशन हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला। हालांकि पता नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, बट बेटा अगर एनायन प्रोड्यूस हुआ है तो कैथोड से भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ध्यान रखना, कैथोड रेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, नो। कैन इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब, यस। कैथोड रे भले ही गैस से प्रोड्यूस हुआ हो, बट कैथोड से इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि मेटल है। अब मान ले तूने यहां सोडियम मेटल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा? हाँ, भाई मेटल का मतलब ही है ना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यहां सोडियम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब उसको भी फर्क नहीं पड़ता मेटल कौन है, बस मेटल होनी चाहिए। तो अब 2 चीजें ध्यान रखना, कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड। आप इलेक्ट्रोड का भी मटेरियल कोई भी लो, मेटल कोई भी लो, कैथोड में प्रोड्यूस होगा, वो कैथोड से एनोड जाएगा, यहां स्पार्क मिलेगा, ये हर बार की बात है बेटा। ऐसी हाँ, लेड भी ले सकते हो, कोई भी मेटल ले सकते हो, है ना? तो सर मेटल में तो गोल्ड भी ले सकते हैं, अगेन वही बात होगी, जो जनरल मेटल है वो लो। प्लेटिनम भी ले सकते हो, बट अगर आपका काम 50 रुपए से हो रहा है तो 500 क्यों देना? तो जो नॉर्मल मेटल यूज करते हैं, जैसे मैं तुझसे बोलूं कि मेटल, तो सबसे पहले दिमाग में लोखंड आएगा ना, निकल आएगा, कोबाल्ट आएगा, कि मेटल सुनते ही पहले दिमाग में गोल्ड आता है। तो जो जो व्यवहारू बात है वो करेंगे। यहां मेटल कोई भी ले सकते हो, हाँ। इलेक्ट्रॉन सबसे निकलेगा, हाँ। अब तेरे पास पैसे है तो तू गोल्ड ले ले भाई। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो। तो कहने का मतलब कैथोड रे को ना तो गैस से फर्क पड़ता है, ना इलेक्ट्रोड से फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रोड कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, मेटल भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो वो कहां जाएगा? एनोड की तरफ, ठीक है? अच्छा, अब क्या हो, थोड़ा और सोचो। अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, मान लो ये है पॉजिटिव टर्मिनल
ये है नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से लगाने का, ऐसे करंट देने का, हाँ वो। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तक तो कैथोड रे ने स्ट्रेट ट्रैवल किया, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया तब बेटा कैथोड रे की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डाइविएट हो गया। तो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुआ, इसका मतलब ये खुद कैसा होगा? नेगेटिव। तो पता चला कि कैथोड रे जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, जी जे स्टोनी, बोल तो। उसने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल जिसको आप कैथोड रे कर रहे हो इतने सालों से, उसको मैं नाम देता हूं इलेक्ट्रॉन। और आप गूगल सर्च करोगे तो ये साइंटिस्ट नहीं आएगा, वो आएगा थॉमसन। वो इसलिए क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रेशियो परफेक्ट निकाला था। उसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ सीआर। सीआर मतलब कैथोड रेस। और स्पेसिफिक चार्ज का दूसरा नाम होता है बेटा मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो that is equal to m by e, that is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 kg upon 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, that is equal to 1.75 into 10 raised to 11 kg per coulomb। तो कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज इतना होता है। सर ये कैसे पता? क्या कैसे पता यार, पहले यही तो लिखा है मैंने इसलिए। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना बेटा, इन दोनों का रेशियो, उसे कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहते हैं? दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। दैट इज चार्ज टू मास रेशियो। और वो थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? बाद में जाके पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है, बताओ। तो थॉमसन को कैसे पता? तो एक साइंटिस्ट था आर ए मोलिकन, बोलो तो। उसने जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला ना, तो वो इसके बराबर आया जो थॉमसन ने प्रिडिक्ट कर लिया था। इस वजह से क्रेडिट मिला किसको? कब? तब से बेटा दुनिया पलट गई, जज्बात पटल गए, सब बदल गया कि भाई एटम ही नहीं होता, एटम के अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। कौन? बोले इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, तालियां, नोबेल। तो इसको इसी डिस्कवरी के लिए 1907 आई थिंक सो, क्योंकि तब नोबेल नहीं हुआ था। नोबेल समझते हो? इस दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन है? नोबेल। नोबेल में जो कैश प्राइज मिलती है वो तो जाने दो। जिस भी इंसान को नोबेल मिल गया ना, उसको दुनिया के 193 कंट्रीज का वीजा फ्री। फ्री फ्री। अमेरिका तो उसको सिटीजन मान लेता है। अभी आपको अमेरिका जाना हो, IELTS देना पड़े। हम नाम के इंग्लिश मीडियम के हैं ना, इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे वहां जाके, 5.5-6 बैंड लाएंगे। फिर मुंबई जाएंगे, US एम्बेसी में रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे थप्पा लगा के भेजो अमेरिका। वो बोलेगा रिजेक्ट। 2-3 महीने बाद फिर धक्के खाओ। जिसके पास नोबेल है वो यहाँ टिंगा दे ऐसे, सीधा मुंबई फ्लाइट में बैठे, सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरे, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, सर प्लीज वेलकम। और अमेरिका तो उसको सिटीजन दे देता है। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है कि भाई मैं नोबेल प्राइज विनर हूं, मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए। घर पे आएंगे, सर प्लीज एक्सेप्ट अवर सिटीजनशिप। तो इतनी वैल्यू है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किस कंट्री को गए हैं? USA। इस वजह से वहां टैलेंट की कदर है और रिस्पेक्ट, मतलब भरपूर। आप अमेरिका में पूरी जिंदगी रहो, घर पे बैठे वो आपको 10-12 हजार डॉलर भेजते रहेंगे। बैठो आराम से, कुछ रिसर्च विसर्च करना है करो, वरना कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहो। हम आपको 10,000 डॉलर देते रहेंगे। 10,000 डॉलर इंटू 90 करो, घर बैठे हुए। तो ये होती है बेटा नोबेल की वैल्यू।
नोबेल किसकी याद में शुरू किया गया था? जो दुनिया का इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो किसकी याद में शुरू किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल। किसकी याद में? और वो एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था। दूसरी बात, आप लोगों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में नोबेल मिलता ही नहीं। नोबेल में मैथमेटिक्स करके कोई कैटेगरी ही नहीं है, भले आप 100 में से 100 ले आओ, क्योंकि नोबेल की जो कमिटी होती है वो मैथ्स को प्योर सब्जेक्ट मानती ही नहीं। तो कौन कौन सी कैटेगरी में अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया तो नोबेल मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, बायोलॉजी नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशन, बायोलॉजी भी नहीं है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना, प्योर बायोलॉजी नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब आपने सेल के ऊपर काम किया, कोई डिजीज के ऊपर काम किया, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चलता है, उसे बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। मान लो किसी दवाई बनानी है तो केमिस्ट्री, और वो सेल में जाके कैसे काम करेगा वो बायोलॉजी। तो प्योर बायोलॉजी नहीं है उसमें भी, बॉटनी जूलॉजी ऐसे कैटेगरी नहीं है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो आप मैथ्स में और बायोलॉजी में चाहे जितना कर लो नोबेल नहीं मिलेगा आपको। फिजिक्स प्योर फिजिक्स है, केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और उसमें भी सबसे बड़ी कैटेगरी मानी जाती है पीस। पीस प्राइज जिसे कहते हैं ना, ट्रंप नहीं बोला मुझे नोबेल दे दो पीस के लिए, मैंने इतने सारे वॉर रुकवा दिए। तो नोबेल में 5 कैटेगरी है। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन 5 में अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया तो आपको नोबेल मिलेगा। और हर साल हर कैटेगरी में एक ही मिलता है। केमिस्ट्री में एक ही नोबेल, पर वो हो सकता है कि 2-3 लोगों के बीच में शेयर किया गया कि भाई इस बार केमिस्ट्री का नोबेल 3 लोगों को जाता है, तो तीनों को अलग अलग नोबेल देंगे ऐसा नहीं, तीनों को एक साथ एक मेडल पकड़ा के फोटो खिंचवा देंगे कि इन तीनों के बीच में एक, फिजिक्स में इन तीनों के बीच में एक, इकोनॉमिक्स में इसको, पीस में इन दोनों के बीच में एक। तो हर साल नोबेल 5 ही मिलते हैं, पर हो सकता है वो 10 लोग हो या 15 लोग हो, पर प्रेस्टीज तो वही है। केमिस्ट्री में 3, मतलब तीनों यूएस के सिटीजन हो गए। अब जब चाहे फॉर्म भर के यूएस सेटल हो जाए, आईएलटीएस वाईएलटीएस की कोई जरूरत नहीं, और करोड़ों रुपया मिलता है। तो वो केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था, मुझे याद करो, फिर कभी अल्फ्रेड वर्नर की कहानी बताऊंगा। अच्छा, तो 1907 में थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। उसके बाद उसको यूके, ये बेसिकली ब्रिटिश साइंटिस्ट था, तो उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में मेंबरशिप भी मिली, और फिर उसके नाम के आगे लग गया सर। याद है मैंने बताया था, जो साइंटिस्ट लोगों के खानदान में भी जो महान होता है उसके नाम के आगे सर लगता है। जैसे एक और है सर जॉन डाल्टन। सबसे पहले तो वो महान, मतलब जो सब उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, वो न्यूटन। फिर जॉन डाल्टन में कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं जगह पर लिखते हैं कहीं जगह पे नहीं लिखते हैं, बट ये तो आप डायरेक्ट भी कर लेना, वो आ जाएगा, उसके गूगल सर्च करोगे ना तो जोसेफ जॉन थॉमसन के ऊपर लिखा होगा सर, और आप सब भी मुझे क्या बुलाओगे? सर। तो इतनी वैल्यू होती है सर की, क्या बात करते हो? थोड़ा तमीज से पेश आओ मुझसे, मजाक करता हूं। क्या यहां तक की कहानी ठीक है बेटा? ये क्या चीज है? किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का मास वर्सेस चार्ज का रेशियो आप निकाल सकते हो, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं? अच्छा, अब ये डायग्राम ड्रॉ करो। सारी चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा, जो मेन मेन पॉइंट्स है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो लिखवाऊंगा। और बेटा स्केल वेल नहीं, जल्दी जल्दी करो, और इसको ऐसे टर्न मत कर देना, इसको सीधा ही रखना। मैंने टर्न किया है ना, आप इसको सीधा ही लिखना, स्टेटमेंट में लिख लेंगे बाद में। अगले क्लास में इसका रिवीजन भी कराऊंगा, डोंट वरी। अभी क्या आप प्यारे से मासूम से बच्चे हो, छोटे मोटे। उसी फिल्म में एक डायलॉग है ना, मेरा बच्चा है तू। सचमुच ऐसे छोटे मोटे बच्चे हो आप। आपकी मार्कशीट आ गई? कब आने वाली है? ठीक है, मार्कशीट के साथ एलसी भी आ जाएगा, मतलब स्कूल वाले आपको छोड़ ही देंगे।
સોરી, -1.6 પ્લસ ચાર્જ. ના વેલ્યુ નહીં લેવાની બેટા. ચાર્જ પોઝિટિવ નેગેટિવ એ એની ટાઈપ છે. જ્યારે વેલ્યુ જैसे ફેરાડે વાળા ક્વેશ્ચન કાઢે એમાં તમે ક્યાં માઇનસ લીધો છે? તો ત્યારે તમે ક્વેશ્ચન નતો કર્યો. અચ્છા હા, તો નતો આવ્યો. ઓકે, ચાર્જનું પોઝિટિવ હોવું, ચાર્જનું નેગેટિવ હોવું એ તો એનો ટાઈપ છે. ટાઈપ ચાર્જના કેટલા ટાઈપ છે? તો કે બે, એક પોઝિટિવ એક નેગેટિવ. પણ જ્યારે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ કાઉન્ટ કરતા હોઈએ ને ત્યારે ચાર્જની ખાલી વેલ્યુ લેવાની, સાઇન નહીં લેવાની. જેમ કે બોય હોવું કે ગર્લ હોવું એ તો ટાઈપ થયો ને, મેન તો હ્યુમન ને. એના જેવું ચાર્જની વેલ્યુ પ્રોટોન હોય કે ઇલેક્ટ્રોન, વેલ્યુ તો સેમ છે ને. જ્યારે ન્યુમેરિકલ કાઉન્ટ કરીએ ત્યારે ખાલી વેલ્યુ લેવાની, પ્લસ માઇનસ નહીં લેવાનું. એ લેક્ચર યુટ્યુબ પરથી જોયો નહીં પીતા? એ લેક્ચર જોયો નહીં પીતા યુટ્યુબ પર? જોઈ લીધું? તેમાં કીધું હશે. એ વાતો એમાં કીધું હશે મેમ. करते अच्छा, ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है ना. नीचे बस ये हाइड्रोजन गैस लिख देना है ऐसे. ये एक गैस लिख लेना. चलो डन. अभी वो नाम लिखा था वो लिख लो, जूलियस लकर, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. स्पेलिंग अपने आप बनाओ, कोई बात नहीं, कलर सही क्या फर्क पड़ता है, वो तो मर गया. जूलियस लकर, आगे टी लिखना है. परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, performing an experiment to observe conductivity of gas, observe conductivity of gas. The arrangement of experiment is shown in figure. Next line, the result of the experiment are summarized as below. The result of the experiments are summarized as below. Number 1, the cathode rays start from cathode and move towards anode. The cathode rays starts from cathode and move towards anode. Point number 2, these rays themselves are not visible. These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed
but their behavior can be observed with the help of fluorescent materials. बोर्ड पे लिखा है फ्लोरोसेंट मटेरियल्स, यहां पे which glow, fluorescent materials which glow when hit by them, into bracket layer of ZNS on anode, layer of ZNS on anode. ZNS का नाम बताओ, जिंक सल्फाइड के जिंक सल्फाइट के जिंक सल्फेट, ऐसे कंफ्यूज करेंगे एमसीक्यू में. Which of the following is used as fluorescent material in discharge tube? Option A zinc sulfate, B zinc sulfite, C zinc sulfide. ऐसे कंफ्यूज करेंगे तो क्या बोलना है? सल्फाइड. आईडीई लगता है बेटा, नेगेटिव आयन के पीछे आईडीई लगता है अगर वो मोनो एटॉमिक है तो. बाद में बताऊंगा आईडीई कब लगता है, एटीई कब लगता है. चलिए नंबर 3. In absence of electrical or magnetic field, in the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight path, electric or magnetic. In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight line. Next, in the presence of electric field, next point, that is point number 4. In the presence of electric field, cathode ray deviates towards positive pole, suggesting that cathode ray consists of negatively charged particle called electron. Next, cathode ray does not depend upon material of electrode and nature of gas present in discharge tube. Point number 6. Specific charge of cathode ray पूरा लिख लो.
बेटा एक मिनट, आई एम सो सॉरी। एन इन ई बाय एम, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb or 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. 1.75 into 10 raised to 11 coulomb kg inverse. अब बेटा बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैंने लिखवाई नहीं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, तो ये 6 पॉइंट लिखने हैं। फिगर ड्रॉ करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस चार्ज ट्यूब। ये बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच है वो, नेगेटिव से अटैच है वो। अच्छा, इसमें क्या क्रिएट किया? वैक्यूम। कैसे? पंप लगा के। પછી जिस गैस की कंडक्टिविटी मेजर करनी हो उस गैस को अंदर रख दिया। इतने हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर गैस का क्या होगा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब कैटायन और एनायन। तो एनायन किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वो कैथोड से एनोड गया, वो दिखा कैसे? फ्लोरोसेंट मटेरियल से। इस केस में वो कौन है? जिंक सल्फाइड। तो यहाँ स्पार्क हुए। ये कहां से आया? पैदा हुआ कैथोड पे कि आया? हाँ, डायरेक्शन क्या है? कैथोड से एनोड, इसलिए इसका नाम हुआ कैथोड रे, जिसको बाद में स्टोनी, जी जे स्टोनी ने बोला था इलेक्ट्रॉन, और उसका नाम नहीं आएगा कहीं पर भी, गूगल करोगे तो मिल जाएगा। तो उसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसका डायरेक्शन डेविएट हो जाएगा किस पोल की तरफ? मतलब वो कौन से चार्ज का होगा? खुद, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया बाद में। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? जे जे थॉमसन को। ये सब ना किए होने के बावजूद, क्योंकि उसने क्या दिया? चार्ज टू मास रेशियो दिया। चार्ज टू मास रेशियो, मैंने यहां भी उल्टा लिखा रे, चार्ज टू मास। आप लोग भी बेटा चेंज कर लेना। और चार्ज टू मास रेशियो को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है? तो इतना जब भी आप क्विज सॉल्व करने बैठो उससे पहले थोड़ा इसको रिवाइज कर लेना, वरना 2-3 सवाल गलत होने के चांस है। क्या कैथोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी होती है? हाँ, मैंने लिखवाया नहीं। क्या 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 कैथोड रे पार्टिकल नेचर का होता है? हाँ, क्योंकि उसकी शैडो बनती है। तो ऐसे सवाल जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी क्विज में आएंगे। डरोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं। और जो फाइनल स्कोर बने उसका स्क्रीनशॉट ले लेने का, मुझे भेजना मत, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है? सीधा घर जाके क्विज खोलोगे क्या? नहीं, खाना वाना खाओ, आराम से 2-3 घंटे सो जाओ, कोई बात नहीं, फिर 4-4:30 बजे उठ के पढ़ लो एक बार। सीधे क्वेश्चन नहीं करने। ये एक्सपेरिमेंट तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कैथोड ट्यूब ये हुआ था, ये हुआ था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, उसके बाद क्विज कर लो। ठीक है? अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं हुआ अभी भी, तो मैडम को बोलो कि 11 इंग्लिश के ग्रुप में हमें ऐड कर दे। क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर के लिए बेटा आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करनी है। नए बच्चे जो है वो, हम जो भी पढ़ाते हैं वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो घर जाके ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आपके लिए प्लेलिस्ट होगी 11th इंग्लिश। ठीक है? क्योंकि ये सब प्राइवेट वीडियो होते हैं, हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल है। तो आज जो हमने पढ़ा उसको फिर से रिवाइज करना हो तो हाँ कर सकते हो। विजिट द चैनल 11th इंग्लिश, उसमें टॉपिक के नाम होंगे, मोल के भी 6-7 लेक्चर होंगे। नीचे नीचे जाना, क्योंकि पिछले साल जो पढ़ा है वो भी उसमें है। आपको मोल कॉन्सेप्ट नीचे मिलेगा, और आज का टॉपिक होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 करके लिखा होगा। ठीक है? जिसको रिपीट करना है वो। और बेटा रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर बीच में लिंक टूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो आप अगली क्लास में नहीं आओगे और उसकी अगली क्लास में आओगे तो ये दोनों लेक्चर गए।
लिंक टूट जाएगी मतलब मान लो आप 10 लेक्चर कंटिन्यूस आ रहे हो और 11वें लेक्चर में नहीं आए तो पहले के 10 लेक्चर की पूरी लिंक टूट जाएगी। तो जब भी आप लेक्चर अटेंड करो और गलती से कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो उसको पहले यूट्यूब से देख के फिर ही अगले क्लास में आना, ताकि लिंक बनी रहे। ठीक है। और बेटा अब क्योंकि मुझे सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना होगा तो आप भी थोड़ा उस बात को समझे।